हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारे इस चैप्टर की बच्चों पांचवा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बातचीत करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। फिर इसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जो भी डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लेक्चर नंबर 4 में हमने बात किया था मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है किसी बिंदु आवेश के कारण। फिर हमने वैद्युत ध्रुव के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किया था। उसके बाद हमने बल आघूर्ण देखा था कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को रख दिया जाता है तो उस पे बल आघूर्ण कार्य करता है। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हमने छोटी छोटी और क्वांटिटी भी डिस्कस की थी। जैसे हमने लिखा था बच्चों, आवेश वितरण में, एक समान आवेश वितरण में हमने देखा था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, फिर हम लोग बात किए थे मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और घनकोण क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया भी था कि ये सारा माहौल जो है कि क्षेत्रफल सदिश घनकोण, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। ये माहौल किसके लिए है, गाउस के नियम पढ़ने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कोई हमारे पास एक धनात्मक आवेश है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा प्यारा सा फिगर। इस फिगर में हमारे पास एक धनात्मक आवेश है, तो हमको पता है सर कि धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। किधर बच्चों, बाहर की ओर। ठीक है, तो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पृष्ठ लिया, है ना, एक मैंने पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, हमने इसको दो जगहों पे रखा। एक बार मैं रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों बिंदु ए पर, एक बार मैं इसको रख रहा हूं बच्चे बिंदु बी पर। ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा था क्या, मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों एक हमारे पास धनात्मक आवेश है, तो उस धनात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया, एक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल बच्चों मान लो कैपिटल ए है। ठीक है, या एस है, जो मतलब वो मान लो। हमने दो बिंदु लिया ए और बी, इन दोनों जगहों पे मैं उस पृष्ठ को ले जा करके रख रहा हूं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जब हमने उसको जगह ए पर रखा तो आपको दिख रहा है कि इस सतह से पास करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है। जब हम इसको बी की जगह पे रखेंगे क्षेत्रफल वही है, लेकिन वहां पे मेरे प्यारे बच्चों चार लाइनें ही हमको उस क्षेत्रफल से पास होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ ले जाकर के रखते हैं तो उस पृष्ठ से लंबवत कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी उससे पास कर रही हैं, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो इसकी परिभाषा हमारे पास यहाँ पे है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में
स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखा जो भी कह सकते हैं आप की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको फाई ई से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? फाई ई से। इसको कहा जाएगा वैद्युत फ्लक्स। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अब इसका फॉर्मूला बनाना है जी। क्या बनाना है बच्चों? फॉर्मूला कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पहला ही फिगर देखा, इसी फिगर में आप लोग दिमाग लगाइए, ठीक है? कि अगर मान लो ये जो हमारे पास सतह मैंने जो पृष्ठ लिया है, अगर उसका क्षेत्रफल कम हो और एक जगह उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, तो जहां पे ज्यादा क्षेत्रफल होगा उससे मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजरेंगी, ठीक है? अगर क्षेत्रफल कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वहां से कम गुजरेंगी। यानी कि पहली बात हमको पता लगी कि मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स है जिसको मैं फाई ई कह रहा हूं, वो मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर कर रहा है? वो निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल पर। दूसरी बात हम देखें कि जो फ्लक्स है यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो मेरे प्यारे बच्चों किस पर निर्भर कर रहा है? अगर हमने क्षेत्रफल समान लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों जब आवेश के करीब रख रहे हो तो वहां से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास कर रही हैं। जब उसको दूर ले गए तो बच्चे नंबर ऑफ लाइन कम हो गई, यानी कि रेखाओं की संख्या कम हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि रेखाओं की संख्या यानी कि क्या मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ जी। तो यानी कि फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र पर भी डिपेंड कर रहा है और उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब तीसरी बात क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? कोण पर, ठीक है? अगर मान लो इसी क्षेत्रफल को मैं घुमाऊं मैं, तो कोण पर भी मेरे प्यारे बच्चों निर्भर करेगा। तो यानी कि जो फाई ई होता है वो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉस थीटा पर निर्भर करता है, ठीक है? इन तीनों बातों को मिला देंगे तो हमारे लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या? कि जो फ्लक्स है वो मेरे प्यारे बच्चों ई ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है? और अब मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा जहां पे कॉस थीटा आएगा तो उसको हम लोग सर लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है? तो ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। समझ पाए बात को? चलो, तो हमने परिभाषा इसको बता दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसी बात को यहाँ पे समझ रहे हैं कि कब वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, कब वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा और कब हमारे पास जनरल यानी कि ई ए कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास तीन फिगर हैं। फिगर ए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तीनों फिगर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस दिशा में है, ठीक है? हमने एक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों ए है। तो इस पृष्ठ के दो सतह होते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अगर मान लो मैं इस वाले तरफ को देखूं, इस साइड का, ठीक है? तो बच्चे इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? आप कहेंगे सर इधर होगा। तो यहाँ पे देखो एन कैप लिखा गया है। क्या लिखा है बच्चा? एन कैप यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हो जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ही एन कैप यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी उधर ही है। यानी कि यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है सर 0 डिग्री। अच्छा, थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला में जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है? वो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र और बच्चों क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है बच्चा लोग? 0 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों को। बहुत सही सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी अपने बच्चों पृष्ठ को पहले ऐसा था, अब इसको मैंने ऐसे पलट दिया। तो बच्चे बताओ इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा। अब बच्चे क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 90 बन गया। ठीक बात है। अच्छा बताओ अगर 90 बनेगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि कॉस 90 0, तो यानी कि कुल ही सब कुछ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। तो इसलिए फ्लक्स यहाँ पे 0 लिखा गया है। ये बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स है पहले कंडीशन में, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे
तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हो गया। और ये तो जनरल है कि जब हमने कहा कि थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा एंगल बने, कोण बने, यहाँ पे देख लो ये लाइन बन रही है वैद्युत क्षेत्र के साथ, थीटा कोण बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला लिखा गया है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। ठीक है, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब हमारे पास वैद्युत फ्लक्स एक बच्चा नई राशि आ गई हमारे सामने, तो हमको हमको इसको परिभाषित करना, हमने परिभाषित कर दिया। हमको अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझाना था जिससे कि फील है, हमने समझा दिया। अब बारी आती है कि ये कौन सी राशि है, इसके पास दिशा भी है कि नहीं है, इसका मात्रक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो हम उसके बारे में सीखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक अदिश राशि होती है। और आपको जो उसका फॉर्मूला था ई डॉट ए, जहां पे डॉट आता है वो क्या होता है बच्चों, अदिश राशि होती है। तो ये अदिश राशि हो गई। अच्छा जी, मात्रक के बारे में बात करना है, और मात्रक मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लो फाई ई बराबर, फाई बराबर क्या लिखा हमने, ई ए, कॉस थीटा को हटा दो। तो देखो इसके दो मात्रक हैं। पहला मात्रक, अगर ई का मात्रक मैं न्यूटन प्रति कूलाम ले लूं और ये मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक तो ये हो गया। ठीक है, मैंने कहा है पहले वाले भी लेक्चर मैंने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं। ठीक है, तो एक बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। और जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के, मैं कह रहा हूं दो मात्रक हैं। ठीक है, जब मैं वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये यूज करता हूं एफ बाई क्यू, तो इसका मात्रक बनता है न्यूटन प्रति कूलाम। याद करो वो दिन। ठीक है, और जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला आएगा डीवी बाई डी आर, इसको माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला इसका मात्रक आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या बनता है सर, तो आप कहेंगे सर इसका मात्रक बनेगा ई ए। ई का मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और ए का एरिया है, मतलब ए मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों मीटर से मीटर कट्टी पिट्टी हुआ, तो फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट मीटर भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए दो मात्रक हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। बीमी सूत्र आप निकाल सकते हैं, आप इसी फॉर्मूले से, बोल हाँ या ना, निकाल लोगे या मैं निकाल के दिखाऊं? चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, फाई बराबर क्या होगा, ई ए। चलो फॉर्मूला से बदलिए चीजों को। अच्छा, ई को क्या लिख सकता हूं, एफ बटे क्यू लिख सकता हूं, ये ए हो जाएगा। अब सबका आपको विमी सूत्र पता है, डालो इसमें एम एल टी माइनस टू, ए का एल स्क्वायर, क्यू का अब आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, क्यू का याद होना चाहिए क्योंकि 5वीं क्लास है ये, है ना बच्चों। तो अब क्यू का विमी सूत्र होता है ए टी, अब आपको याद होना चाहिए, तो बहुत पीटूंगा सबको। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, क्या करते हैं सर, सबको एक बक्से में बंद करते हैं। तो क्या है देखो, एम एक बार है, एल कितनी बार ढूंढो, तो एल हो गया 3 बार में। टी लिखते हैं तो देखो एक टी नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ए कितनी बार है, एक बार है, तो ए के पावर -1, यही हमारे पास विमी सूत्र है, एम एल क्यू टी -3 ए -1। देख लो वही चीजें यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने दिखाई दे रही हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों पूरा माहौल बन चुका है। लास्ट वाली क्लास माने लेक्चर नंबर 3 में हमने बात किया था मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश, उसके बाद हमने बात किया था घन कोण, और अभी हमने बात किया वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो जो सारा माहौल था इन तीनों चीजों का किसके लिए था बच्चों, गाउस का नियम समझने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि जो गॉस का नियम है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इसका हिंदी वर्ड है। तो हिंदी में ना चीजों को कई तरीके से लिखा जाता है। एनसीईआरटी इसको गाउस लिखती है, अधिकतर किताबें इसको ऐसे लिखती हैं गॉस। ठीक है, बहुत लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही लिख देते हैं।
तो हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, चाहे गाउस कहो, चाहे गॉस कहो, चाहे गास कहो, जो मन ले वो कह लो, अब घास नहीं कह देना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको जानना बस जरूरी है कि हाँ जी गॉस लॉ को कैसे कैसे हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। अब अंग्रेजी का हिंदी बनाना बहुत ही टफ हो जाता है, आपको पता भी है कि जो अंग्रेज होते हैं उनका जो नाम होता है बच्चों बहुत ही अटपटा होता है, ठीक है। तो जो जिसको जैसा सही लगा उसने उसका नाम ऐसे रख दिया। चलो यहाँ पे सर क्या है, गाउस का नियम हम समझ जाए। तो देखो अभी तक हमने सीखा था कुलाम का नियम, अब आ गया गाउस का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों कुलाम नियम की कुछ सीमाएं थी, हर जगह कुलाम का नियम आप अप्लाई नहीं कर पाते थे। उसका सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश बिंदु आवेश बिंदु आवेश, ठीक है। तो क्या हर एक प्रकार के जो वस्तुएं हैं जिसको आपने आवेशित किया हुआ है उसको हम बिंदु आवेश मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए गॉस आते हैं और कहते हैं ये लो जी मेरा एक नियम है और ये हर जगह मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाउस का नियम, चाहे गाउस कहो, गॉस कहो, गास कहो, जो मन ले वो कह लो, ठीक बात है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों गाउस साहब कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से, सबसे पहली बात जो इन्होंने कहा वो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ये बंद पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही परिभाषा देते हैं, वो उस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि जो मैंने अपनी बातों में आपसे कहा, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। गौस साहब कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, और जो नेट आवेश है अंदर का उसको हम लोग क्यू लिख सकते हैं, या कहीं कहीं क्यू इनक्लोज्ड लिखा जाता है, और वो हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के, ठीक है। तो जो हमने परिभाषा कही वो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो पहले इसका परिभाषा अपने प्यारे बच्चों को मैं सिखा दूं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से इसी फिगर पे। देखो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या कुल फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या मैंने कहा कि हम लोग फाई इज इक्वल्स टू इसको Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड मतलब बंद पृष्ठ के भीतर के आवेश से लेना देना है, उसके बाहर कौन कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल अपने घर वालों से मतलब है, हमको बाहर वाले से लेना देना नहीं है। ये कुछ आपके फैमिली जैसा, मान लो कोई मैटर हो गया, ठीक है, तो आपके घर वाले आपको समझाते हैं, है ना। बात समझ में आई? तो आपको बस केवल अपने घर वालों की सुनना है, उनसे मतलब है। बाहर वाले आपको अलग अलग ज्ञान देते हैं, अगर उनके हिसाब से चलोगे तो चीजें सही भी हो सकती हैं, चीजें गलत भी हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने फैमिली वालों की ही बातें सुनो। तो गौस साहब कहते हैं कि हमको बस केवल बंद पृष्ठ के भीतर के आवेश से मतलब है, अपने घर के आवेश से। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर जैसा मैंने फिगर यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए लिया है, इस फिगर के हिसाब से अगर हम गाउस का लॉ लगाएंगे तो फ्लक्स कितना होगा। तो बंद पृष्ठ कहाँ है बच्चे, ये है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ के भीतर के आवेशों से मतलब है, तो हम लिखेंगे फाई ई। क्यू इनक्लोज क्या होगा, जो इसके भीतर होगा, कौन कौन है जी, Q1 है, -Q2 है, -Q5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे Q1 -Q2 और माइनस का Q3, ठीक है। आपने सीखा है, आपने आवेश की योज्यता में सीखा था कि अगर कोई सिस्टम है तो उसका कुल चार्ज कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग होता है। तो +Q1 -Q2 -Q5, यहाँ पे Q5 है सॉरी, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा, ठीक है। आपसे सवाल में कुछ वैल्यू भी दे सकता है, आगे मैं एक सवाल अपने प्यारे बच्चों के लिए लिया हूं, उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी कथा कहानी आपको समझ में आई होंगी, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, चलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी MCQ में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है
कि गाउस नियम का समाकलन रूप क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन आपको याद रखनी है। ये कहां से आया, अभी हम लोग फ्लक्स पढ़ के आ रहे हैं, वो होता है ई डॉट डीए या ई डॉट ए जो भी है। मैंने डीए के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। डीए क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल अवयव। बहुत छोटे से क्षेत्रफल को हम लेते हैं तो उसको डेल्टा ए या डीए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, ये है गाउस नियम का समाकलन रूप। यहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र है, डीए बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है बच्चे। ओके सर। अब बच्चे गाउस के नियम को प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर और बनाऊंगा। वैसे एक सुंदर सा फिगर मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया हूं। चलिए, गाउस के नियम को मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी या और किताबें मेरे प्यारे बच्चों गाउस नियम को प्रूफ करने के लिए ऐसा फिगर बनाती है जिस फिगर को मैं बना रहा हूं अपने प्यारे बच्चों। हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। ये दूरी मतलब रेडियस इसका आर है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्या है बच्चों, एक गोला है ना। यहाँ पे मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा कोई भी वस्तु ले लिया, है ना। गाउस का नियम में यही तो सबसे अच्छी बात है कि गाउस का नियम किसी भी टेढ़े मेढ़े वस्तु के लिए अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो रेगुलर शेप का ही हो, ठीक है बच्चे। उसके आकार आकृति से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यही सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम मान लो एक गोला ले लेते हैं, जैसा कि और किताबें बच्चों बनाती हैं इसके फिगरों को, मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटा सा हमने क्या लिया, यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया है, और इस क्षेत्रफल अवयव को यहां से ऐसे मिला देंगे दोनों जगह से। तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, छोटा सा ही फिगर बनाते हैं। इस कोण को हम लोग बच्चे बोलते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, जो कि आप लोग कल की क्लास में सीख चुके थे, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है बच्चे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारे पास डीए है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बिंदु ओ पर कोई धनात्मक आवेश रखा गया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। बात समझ पा रहे हो, यानी कि जिस दिशा में बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आर लिखना था, चलो यहीं पे आर लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं ये व्हाइट वाली लाइन क्या है, आर है, ठीक है बच्चा। या सभी लाइनें आर ही हैं, गोला है तो, ठीक है ना। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी या और सारी किताबें ये फिगर बनाती हैं, तो आप इस फिगर से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेम टू सेम फिगर है, बस केवल क्या है, मैंने गोला ना लेकर के एक रैंडम टेढ़ा मेढ़ा एक बंद पृष्ठ ले लिया है। बात समझ में आई। तो इस टेढ़े मेढ़े से और इसमें क्या फर्क दिख रहा है, इसमें बस फर्क दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और यहाँ पे बच्चों एंगल क्या है, वो थीटा है, ई और डीए के बीच का। आप बस इतना ही फर्क देख पा रहे होंगे। बोलो, जब मैं टेढ़ा मेढ़ा लूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, ई और डीए के बीच में थोड़ा सा एंगल बन जाएगा, तो वो एंगल हमने ले लिया, ये जनरल केस है, ठीक है। बाकी डी ओमेगा प्लस क्यू सब कुछ यहाँ पे लिखा गया। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो प्रूफ हमको करना क्या है, प्रूफ तो हमको वही गाउस का नियम करना है, यानी कि भैया प्रूफ कर दो कि फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने क्यू यहाँ पे लिखा दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं जी। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लक्स की परिभाषा से बात करेंगे। किससे बच्चों, फ्लक्स की परिभाषा से हम बात करते हैं कि फाई ई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जब हम छोटा सा बच्चे एरिया लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स को हम लोग डी फाई ए लिखते हैं। जहां भी छोटे चीज की बात होगी वहां पे हम लोग डी लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ई डीए के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, या ई डीए कॉस थीटा लिख लो, यही तो शुद्ध फॉर्म होता है। फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। आप कहेंगे सर ई कैसे नहीं लिखे, ई के सामने डी क्यों नहीं लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, इस धनात्मक आवेश से इस गोले के हर एक बिंदु पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने
इसको क्या कर दिया, ऐसा लिख लिया। बात समझ में आई? आप इस फिगर से ही देखो जो एनसीईआरटी में आती है, बाकी आप इसको ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलो, तो यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमको अगली लाइन लिखनी क्या है, हमको अगली लाइन लिखनी है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा 0 है। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब आप इस फिगर की बात करोगे तो यहाँ पे एक कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा चलता जाएगा, जो कि मैं किया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको कैलकुलेशन इसके हिसाब से बता देता हूं। इस वाले फिगर के हिसाब से सारा कैलकुलेशन लिखा गया है, साफ साफ सुंदर सुंदर। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस फिगर से ऐसा कर लेना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये टेढ़ा मेढ़ा फिगर बना करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, बस वही थीटा का अंतर है और कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अच्छा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो धनात्मक आवेश है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो आप कहेंगे सर वो तो हमको पता है। तो पता है तो लिखो, कितना होगा, 1/4πε0 Q/r²। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, डीए है। क्या है, डीए है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इतना काम हो चुका है। अब हमको निकालना है पूरे पूरे गोले का, हमको फ्लक्स निकालना, मतलब कुल फ्लक्स निकालना है। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, मतलब ऐसे ही छोटे 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 सतह का क्षेत्रफल का निकाल करके सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, यहां निकाल लिए, यहां निकाल लिए, यहां निकाल लिए, सब जगह। ठीक है, तो निकाल करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जोड़ सकते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग समाकलन से। ठीक है, चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों अगली लाइन में क्या करना होता है, हमको डी फाई का मान रख देना होता है। तो 1/4πε0 Q/r², ये डीए हो गया। ठीक बात है? हाँ सर, ठीक बात है। फाई इज इक्वल्स टू, जो का जिसका मान नहीं बदलता वो समाकलन के बाहर आएगा। ठीक बात है, और जो बच्चे बदल रहा है वो समाकलन के भीतर रह जाएगा। तो क्यू नहीं बदलेगा, 4πε0 नहीं बदलेगा, DA/r² मेरे प्यारे बच्चों ये कहां रह जाएगा, समाकलन के भीतर रह जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, ये जो DA/r² है, क्या हमने कुछ पढ़ा था कभी? आपने पढ़ा था बच्चों लेक्चर नंबर 4 में, इसी को हम लोग कहते हैं घन कोण। ठीक है, तो Q/4πε0 ये जो हो जाएगा DA/r², इसको मैं बोल दूंगा डी ओमेगा। कैसे जी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर होता है A/r² के। ठीक है, तो अगर इसको मैं डी ओमेगा लिखूंगा तो ये हो जाएगा DA/r²। सिंपल सी बात है। अरे बोल हाँ या ना? हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने एक बात और आपसे कही थी कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो घन कोण होता है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 4π के बराबर। ठीक है, हमने इस चीज को आपको वहीं पे किसी गोले के लिए समझाया था। ये क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। अगर मान लो मैं यहीं पे आपको बता दूं ये चीजें, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, देख गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये नीचे r² से r² कट जाएगा तो ओमेगा कितना आएगा, 4π। तो इसलिए आप याद कर लो, कोई भी बंद पृष्ठ हो उसका घनकोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा सर क्या, 4π के बराबर। ठीक है, तो इतनी सारी कहानी, अलग कैलकुलेशन है, इसको मैं अलग लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू Q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4π। ठीक है, क्योंकि डी ओमेगा क्या बनेगा बच्चों, 4π बना जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चे 4π से 4π कट्टी पिट्टी हो गया। वाह सर क्या बात है, जो हमने गाउस का नियम सीखा वही तो आ गया। फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0, यही आना चाहिए था, यही हमको प्रूफ करना था। अरे बोलो हाँ या ना? तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ कर चुके हैं। तो मैंने इस फिगर से किया, अभी हम लोग साफ साफ उस फिगर से बात कर लेते हैं। तो कोई भी आप डेरिवेशन करते हो तो सबसे पहले फिगर बनाते हो, फिगर बना करके सारी बातें लिख देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बार बार आपसे कहा, यही स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी डेरिवेशन को करने का। हम लोग डी फाई ई से शुरू किए, हमने कहा कि हम
इस वाले फिगर से बात करें तो यहाँ पे थीटा है, तो कॉस थीटा 0 नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा। ये सब कुछ कहानी सेम टू सेम चलेगी। अब मेरे प्यारे तो देखो, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते थे बच्चों, डी ओमेगा, तो वहां पे हो जाएगा डी ओमेगा। अब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। सब कहानी सेम टू सेम है, ठीक है। बस केवल अंतर क्या था, वहां पे एक एक्स्ट्रा कॉस थीटा आता था, और हमने जब गोला बना दिया तो वहां पे कॉस थीटा 1 हो गया। सिंपल सी बात यही थी बस, ठीक है। और हमारे पास वही सेम टू सेम चीजें आ जाती हैं। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, है ना? कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसी से। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। कह रहा है घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। ये घन आपको दिख रहा होगा, इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस आप क्या कहते हैं, हमको उस बंद पृष्ठ के भीतर वाले आवेश से मतलब है। तो बता इस घन के भीतर कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर +5q है और -2q है। तो आप कहेंगे हमारे पास फॉर्मूला तो ये होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर आप बताइए घन के भीतर कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर हमको दिख रहा है Q इनक्लोज मतलब प्लस का 5q और माइनस का 2q। 10 वाला तो बाहर है, तो 10 वाले से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ये बाहरी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बाहरी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बातचीत नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको हमने गॉस लॉ से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। केवल हमको अंदर वाले चार्ज से आवेश से मतलब है, बाहर वालों से मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। अब गॉस लॉ के बच्चों रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं मेरे प्यारे लाल। क्या है, गाउस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति अथवा आमाप कुछ भी हो, के लिए सत्य है। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो उसके लिए सत्य है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, गाउस नियम समीकरण फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू क्या है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग है। ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते, मतलब कहीं भी उपस्थित होंगे, चाहे वो केंद्र पे हो चाहे किनारे पे हो कहीं, लेकिन मतलब बंद पृष्ठ के भीतर होने चाहिए, बस ये कहानी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला, गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। आप किसी भी गाउसियन पृष्ठ का चयन करके गाउस नियम लागू कर सकते हैं। देखो जब हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, अभी इसका एप्लीकेशन आएगा, तो वहां पे मेरे पास जो गाउस साहब कहते हैं कि अगर वो आवेश घिरा हुआ नहीं, मतलब बंद पृष्ठ आपको बनाना है, और वो बंद पृष्ठ क्या कहलाएगा, गाउसियन पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। अगला, जब निकाय में कुछ सममिति होती है तो वैद्युत क्षेत्र के परिकलन को अधिक आसान बनाने के लिए गाउस नियम प्रायः उपयोगी होता है। उचित गाउसियन पृष्ठ का चयन इसे सुविधाजनक बना देता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी हमारे पास 3 इसके क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चों। तो उन तीनों एप्लीकेशन में मैं क्या करूंगा, अलग अलग गॉसियन पृष्ठ बनाऊंगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान देते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ हो मेरे प्यारे बच्चों, सममिति को दिखाए। सममिति मतलब सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि वहां पे वैद्युत क्षेत्र को मैं वहां पे नियत यानी कि कांस्टेंट मान सकता हूं, ठीक है। अभी समझा दूंगा मैं, वहां पे बात आप समझ जाएंगे सारी बातें, ठीक है। चलिए, तो गाउस नियम के बच्चों अनुप्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जिसका पहला डेरिवेशन कहता है ये, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में, किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। चलो, तो मेरे प्यारे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फिगर बनाना। फिगर में क्या करना है भैया, जो कह रहा है अनंत लंबाई, मतलब एक छड़ लेना है आपको अनंत लंबाई का, या आप तार ले लो, उसमें बच्चों वो आवेशित है, वो तार कैसा है, आवेशित है, वो छड़ कैसा है, आवेशित है, ठीक है। तो हमने एक छड़ लिया, धनावेश हमने उसको दे दिया, और ये अनंत लंबाई का है।
अब इससे कुछ दूरी आर पर, ये मान लो दूरी आर है, यहाँ पे बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक है बच्चा, अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि बिंदु पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, जैसा कि इस लाइन में अभी बात हुआ था ये। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, आप किसी भी गॉसियन पृष्ठ का चयन करके गॉस का नियम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे सममिति की बात हो रही थी। ठीक है, तो वही बात मैं करने जा रहा हूं। तो बिंदु P से हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि हमको इसको बंद करना है, बंद बनाना है, मतलब जो हमारे पास इनफाइनाइट वायर है उसके लिए एक बंद पृष्ठ बनाना है। ठीक है, तब हम लोग गॉस का नियम अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा हमको पृष्ठ बनाना है कि वो सममिति को दर्शाए। सममिति मतलब कि बिंदु P से चाहे बात करो, चाहे इसके आगे बात करो, चाहे कहीं बात करो बच्चे, वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों जब हम बंद करेंगे, इसके लिए गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो वो पृष्ठ कैसा होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर, बेलन। तो जो बेलन डॉट 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 दिखाया जा रहा है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, बात समझ में आई, फिगर आसान है। अच्छा जी, अब बच्चे जो गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है उसमें हम पृष्ठ लेते, जैसे मान लो हमारे पास ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, और ये क्या है, बेलन। तो बेलन के पास कितने पृष्ठ होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा, बेलन के पास 3 पृष्ठ होते हैं। कैसे, एक ऊपर वाला बंद पृष्ठ, सॉरी एक प्लेन सतह मतलब समतल पृष्ठ, नीचे वाला समतल पृष्ठ दूसरा, और ये बच्चों होता है हमारे पास वक्र पृष्ठ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ होता है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इन तीनों पृष्ठ पर हम छोटा छोटा बच्चों क्षेत्रफल अवयव लेंगे। मान लो ये पहले पे हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरे वाले पे लिया, और यहाँ पे हम मान लो सॉरी दूसरा नहीं, ये दूसरा ही वाला है, ये दूसरा वाले, और यहाँ पे तीसरा वाला। इन तीनों पर मेरे प्यारे बच्चों हमको क्षेत्रफल सदिश देखना है। तो क्षेत्रफल सदिश सबसे बाहर की ओर होगा, इसके वाले इधर हो जाएगा, बाकी सबका दिखाया गया इसके लिए ऊपर हो जाएगा, इसके लिए इधर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, ये धनात्मक आवेश है, सबसे लिए बच्चों वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये हमारे पास रॉड है, इससे वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र इस तरफ, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र और हर एक पृष्ठ पर अल्पांश अवयव या क्षेत्रफल अवयव के लिए हमने बच्चों ई और डीए का डायरेक्शन दिखा दिया। डीए क्या है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, अब बच्चे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। ठीक है बच्चा, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन का मैं 3 पार्ट अपने प्यारे बच्चों को बार बार बताते चल रहा हूं कि पहले फिगर बनाओगे, फिगर के बाद आप उसके बारे में 2-4 बातें लिखोगे, उसके बाद कैलकुलेशन। तो हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिगर बन गया, उसके बाद 2-4 बातें लिख देना कि माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व बच्चे लैम्डा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अनंत लंबाई के तार द्वारा हमको ज्ञात करनी है। सारी बातें आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे कुल फ्लक्स, और वो लिखूंगा इंटीग्रेशन ईडीए कॉस थीटा। लेकिन मैं क्या करूंगा, सभी पृष्ठ का अलग अलग निकालना चाहता हूं। तो मान लो ये पहले पृष्ठ का, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, और या आप क्या करो कि पहले ही 2 पृष्ठ का हमको वैद्युत फ्लक्स 0 दिख रहा है, किसका किसका, पहला और दूसरा का। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 है, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है कि दोनों के लिए थीटा 90, और जहां पे थीटा 90 वहां पे कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे थीटा 90 है और यहाँ पे थीटा 90 है, और तीसरे वाले के लिए थीटा 0 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा, तीसरे के लिए केवल फ्लक्स मिलेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, चाहे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो करता हूं मैं दूसरे के लिए, ईडीए कॉस थीटा प्लस तीसरे के लिए ईडीए कॉस थीटा, ये तीसरे के लिए। ठीक है, अब तीनों का मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, थीटा यहाँ पे नीचे लाइन में लिखना है।
तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री ना, पहला और दूसरा क्या है बच्चों 90 डिग्री दिख रहा है, ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस तीसरे वाले के लिए दूसरे वाला था ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, बहुत सही सर, सब कुछ हो गया। अब फिगर से हमको कोई लेना देना नहीं है, आ जाओ। फाई ई बराबर, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0, हमारे लिए क्या बचेगा, केवल तीसरा वाला बचेगा और वो हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ई डी ए। तो नेक्स्ट लाइन में फाई ई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ई डी ए। अब तीसरा दूसरा लिखने का कोई मतलब नहीं है, या आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, चलो अब हमको पता है बच्चों कि वक्र पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो तो समान है, तो इसलिए मैं ई बाहर कर दूंगा और ये हमारे पास डीए हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बताओ तीसरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वही वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा 2 पाई आर एल होता है। तो बस ये हो जाएगा, बहुत आसान है, E इंटू 2 पाई आर एल, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं सर। अब हम एक बात जानते हैं क्या जी, कि फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से। ठीक है, अब जब मैंने लेमडा की बात की तो क्यू के जगह पे लेमडा डालना है, कैसे, हमको पता है कि लेमडा बराबर होता है क्यू बाई एल। तो क्यू के जगह पे क्या मैं लेमडा नहीं लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा इसको लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दोनों फाई ई फाई हैं, तो दोनों आपस में बराबर जाएंगे, यानी कि मैं लिखूंगा ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। आपको दिख रहा है सर कि हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा लेमडा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो सर कहेंगे एल से एल कट्टी पिट्टी हो जाएगा और हमारे पास ई की वैल्यू आ गई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और मेरे प्यारे बच्चों खुश हो जाओ, यहीं तक हमको काम करना होता है, यहीं तक हमको काम करना होता है। ठीक बात बच्चे, बहुत सही सर, बहुत सही। तो मेरे प्यारे लाल ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, देख इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो इससे, तो मैं क्या करूंगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ पाए ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में मेरे प्यारे बच्चों हमको यहां तक का काम करना होता है। मैंने प्यारे बच्चों को फिगर बना करके सारी बातें बता दिया। अब चलो, अब बारी आती है कि आप इसको साफ सुथरा कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद ये सारी बातें आपको लिख देनी है। लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमने लिख दिया। अब मैंने प्यारे बच्चों देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारे पास मान लो पहला था, ये हमारे पास दूसरा सतह था और ये तीसरा है। तो केवल हम तीसरे सतह का ही फ्लक्स यहाँ पे लिख रहे हैं साफ साफ, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ भी थीटा 90 है और यहाँ भी थीटा क्या है बच्चों 90 है, केवल यहाँ पे थीटा 0 था, तो बस उसी का हम लोग लिख रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने 0 कर दिया। बात समझ में आई, तो यहाँ बातें हो गई हैं। उसके बाद मेरे पे देखो, उसकी बात यहाँ पे लिख भी दी गई कि इस पृष्ठ के समतल सिरों, मतलब 1 और 2, ये 1 और 2, ठीक है, इनके लिए मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, वो शून्य होगा। इन तलों पर ई व डीए सभी स्थानों पर परस्पर लंबवत है, तो इसलिए ई डीए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तब बच्चे गॉसियन सरफेस, ये सारी बातें करने के बाद आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो लेमडा बाई 2 पाई आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दीजिए, नहीं ना है, चलो होना भी नहीं चाहिए। अब बच्चे इसका
एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग में दूसरा डेरिवेशन। वो क्या है बच्चों, देखो हमने सीखा था ना कि रेखीय आवेश वितरण, फिर हमने सीखा था पृष्ठीय आवेश वितरण, फिर हमने सीखा था आयतन आवेश वितरण। तो वही 3 डेरिवेशन होने वाला है। अब हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसके पास क्षेत्रफल है, तो वो क्या है बच्चों, एक हमारे पास प्लेन शीट है, ठीक है, एक समतल चादर है। वो चादर नहीं जिसको हम लोग ढक के सो जाते हैं, ठीक है, वो चादर नहीं जिसको हम लोग बिस्तर पे बिछा देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। ये बच्चों एक प्लेन शीट है, एक चद्दर है, ठीक है, जिसको हमने आवेशित किया हुआ है ना। तो ये अनंत लंबाई की चादर है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको मैंने धनावेश कर दिया। तो जब हम बच्चे इसमें एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो मान लिया कि इस पे बच्चों जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी r पर हमको मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, वहां पे एक बिंदु P ले लिया। तो जैसे ही बिंदु P लोगे वहां पे बच्चों गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, जैसे मान लो ये जो हमारे पास चद्दर है, समतल चद्दर है जो, वो कैसी है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसी है, ठीक है। उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसे रखोगे तो फिगर ऐसे ही बनेगा, जिससे कि आप समझ पाए। बात समझ में आई? अगर एकदम सीधा ऐसे बना दूंगा तो वो आपको एकदम लाइन के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो हमने चद्दर को आपको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बना करके दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये चद्दर है, ना कि एक लाइन है। बात समझ में आई? तो वो ऐसा ही है, एक हमारे पास प्लेन शीट है, तो उसको हमने ऐसे रखा। अब इस बिंदु पर, इससे r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे बच्चों क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, फिर से मेरे प्यारे बच्चों उस बिंदु P से जो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलन ही बन रहा है सममिति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 बिंदु फिर से ले लिया, 1, 2 और 3, क्योंकि बेलन के पास 3 पृष्ठ है ना, ऊपर वाला समतल, नीचे वाला समतल, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वक्र पृष्ठ। अब वही बेलन ऐसा हो गया, तो ये हमारे पास समतल पृष्ठ 1, समतल पृष्ठ 2, और ये हमारे पास वक्र पृष्ठ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है, ठीक है। चलो, तो फिर से अपने को क्या करना है, इसके लिए बच्चों फ्लक्स ही निकालना है ना। तो चल फिगर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट। सारी बातें लिख लोगे हर एक फिगर में, हर एक डेरिवेशन में पहले फिगर, फिर उसके बारे में कुछ बातें लिखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन। तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन भी अपने प्यारे बच्चों को समझा रहा हूं मैं। तो चलो, कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू EDA कॉस थीटा, किसके लिए, पहले वाले के लिए, प्लस इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मैं क्या करूं ना, चलो मैं क्या करूं, थोड़ा सा ये फाई इधर लिखूंगा, है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ घोटाला हो जा रहा है। EDA कॉस थीटा, और इसको मैं फाई ई लिख दिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, परेशान मत हो मेरे प्यारे बच्चों, परेशान ही नहीं करना है। चलो ठीक है, दिख रहा होगा सबको। ये मान लो पहले के लिए हो गया, ये मान ले मेरे प्यारे बच्चों दूसरे के लिए, इंटीग्रेशन EDA कॉस थीटा, ये तीसरे के लिए, है ना सर। अच्छा बता इन तीनों सतह के लिए थीटा कितना है, बस फिगर का काम तमाम हो जाएगा, बस थीटा देख लो। पहले वाले के लिए EDA एक ही दिशा में, यानी कि थीटा बराबर 0। दूसरे वाले के लिए EDA एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0। तीसरे वाले के लिए बच्चों DA तो ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बस मेरे प्यारे बच्चों तीनों के लिए हमको पता लग गया कि 1 और 2 के लिए थीटा 0 है, और तीसरे के लिए थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो है सर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0 प्लस दूसरे वाले के लिए EDA cos 0 प्लस तीसरे वाले के लिए EDA cos 90। वाओ, तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पे cos 90 है क्या हुआ, 0 हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो केवल क्या बचने वाला है नेक्स्ट लाइन में, केवल 1 और 2 वाले बचेंगे। EDA ये हो जाएगा, ये हो जाएगा EDA, और मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया, 0। बस कहानी अब खेला खत्म होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं इसको
फाई ई बराबर, अब 1 और 2 से मतलब नहीं, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ईडीए। बता लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप जो मन करे वो लिख लीजिए, ऐसा नहीं है। अब इंटीग्रेशन से बाहर कर ई को, तो लिखूंगा 2e इंटीग्रेशन डीए। अच्छा मेरे पहले जो फिगर में आ जा, डीए 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 डी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मान लो ए आएगा, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2e समीकरण नंबर 1 बना। फिर से वही हम लोग उठाएंगे क्या बच्चों, गॉस का नियम। किसका नियम? गॉस का नियम। तो हम जानते हैं कि गॉस भैया कहते थे कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों देख, यहाँ पे आवेश वितरण कैसा है, पृष्ठीय है, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा की बात करेंगे। सेम टू सेम कहानी। हम जानते हैं सर सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, इसलिए Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे डालेंगे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात करते हैं, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो मेरे प्यारे देखो फाई फाई दोनों बराबर, तो आपस में ये लोग भी बराबर हो जाएंगे। चलो बराबर करते हैं, तो लिखेंगे 2e बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ओह माय गॉड, हमको ई निकालना है ना, तो चलो ई निकालते हैं। सिग्मा ए बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब कुछ इधर भेज दिया, बस ई को छोड़ दिया, ए से एक कट्टी पिट्टी हो गई। ठीक है, मार डाला इसने इसको, वो मार डाला। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों ई की वैल्यू आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे लिए क्या है बच्चों, फाइनल एक्सप्रेशन है, यही हमारा व्यंजक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये डेरिवेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर के बारे में इसे 2-4 बातें लिख देंगे बच्चों, है ना। 2-4 बातें लिखने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। पहले दूसरे तीसरे के लिए हमने लिख दिया, सबका थीटा दिखा दिया, जीरो कर दिया, सब कुछ सेम टू सेम। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चमका, सब कुछ समझ में आया, बोलो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास गाउस के नियम का तीसरा एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन है सर? 3 है। ठीक है, अपने सिलेबस में, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है। 2025 में यही बंदा आया हुआ है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पूरे के पूरे 5 नंबर में जैक बोर्ड में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। डेरिवेशन का नाम क्या है, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। आ जाओ, मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान तो मुझे देना है, आ जाओ। ये गोला है, थोड़ा सा चिपटा हो गया, कोई बात नहीं, चिपटे को थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं और इसका डुप्लीकेट करके इसको कट्टी पिट्टी कर देते हैं यहां से। अब सुंदर है आप लोगों के जैसा? बिल्कुल सर। देख, तो गोला मेरे प्यारे बच्चों 2 टाइप का होता है। गोला, स्फीयर जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो होता है पूरा भरा हुआ, इसको हम कहते हैं ठोस गोला। क्या कहते हैं बच्चों? ठोस गोला। और ये बच्चों अंदर से खाली होता है, तो इसको हम लोग वैसे तो खोखला गोला भी कहते हैं, कहीं सुना है? या इसको गोली कोस भी कहते हैं, या इसको गोली खोल भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इसको खोल बोलती है, खोल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों गोली है, गोली है। ठीक है, चलो, तो ये अंदर से खाली है। अब मान ले बच्चा, पहली बात, जब हम लोग चालक की बात करते हैं, मतलब चालक गोला, ठीक है, पहली बात यही है, यही समझना है आपको। चालक गोला हो तो अगर ठोस की बात करोगे, चालक को ठोस चालक गोले को हमने आवेश दिया, तो ठोस चालक मतलब क्या, अंदर से भी भरा हुआ, हमने आवेश दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसको आवेश दिया जाता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों कि केवल इसके सतह पर आकर के फैल जाता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि चालक में मेरे प्यारे बच्चों आवेश एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, उनको फ्रीडम है कि जाओ तुम जहां मन ला वहां जाओ। तो अगर मान ली हमने धनात्मक आवेश दिया, सब कुछ प्लस प्लस में, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दुश्मनी है तो मेरे पास दुश्मनी है तो कहां तक जा सकते हैं? दूर दूर तक रूठ करके, ठीक है। वो रूठ कर मेरे प्यारे बच्चों उनके सतह तक ही जाएंगे, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं छिटक के भाग जाएंगे हवा में। बात समझ में आई? तो जब हम चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके सतह पर फैल जाता है, अंदर मेरे प्यारे बच्चों कोई आवेश नहीं बचता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आवेश है वो जीरो, अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इस बात को हम लोग आगे सीखने वाले भी हैं, चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, ठीक है, कि चालक के अंदर क्या होता है? आवेश शून्य होता है और इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी जीरो हो जाता है। अब जब खोखला गोला है तो अंदर तो भैया खाली जगह है। जब इसको आवेश दिया, इसको आवेश दिया तो वो आवेश केवल इसके सतह पर ही तो फैलेगा, ऐसे फैल जाएगा, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों बात समझो, बात समझो, समझ पाए दोनों में अंतर? कि चाहे वो गोला खोखला हो, चाहे वो भरा हो, लेकिन अगर चालक पदार्थ का बना हुआ है तो उसको जो आवेश देंगे वो आवेश केवल सतह पर ही फैलेगा। ठोस गोले में क्या हुआ? आवेश जा सकता है और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को मेरे प्यारे बच्चों कम करने के लिए वो दूर दूर फैल जाएगा एकदम उसके सतह पर, ठीक है। तो ये था चालक गोले का हालचाल। लेकिन अगर मान लो ये अचालक हो, दूसरा, अगर मान लो ये दोनों लोग अचालक गोले हों, ठीक है, तो अचालक में क्या होता है? आपको पता है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की अनुमति नहीं है, एकदम पाप है, ठीक है, पाप लग जाएगा, नहीं जा सकता। तो वहां पे जहां भी आपने आवेश दिया, मान लो हमारे पास ये वस्तु है, हमने इसको यहाँ पे आवेश दिया है, यहाँ पे, तो वो आवेश यहीं रह जाएगा, है ना, वो फैलेगा नहीं। जहां भी आपने आवेश दिया वहीं रह जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा लो। चलिए अब आ जाते हैं इसके बाद पर। तो हमको बात करना है गोली कोष, मतलब खोखले गोले की बात हम लोग कर रहे हैं, यही तो आपको जानना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 3 बिंदु होते हैं, एक बाहर, एक सतह पर, एक उसके भीतर। इन तीनों जगहों पे हम लोग बारी बारी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आपने क्या समझा कि गोले के पास आयतन होता है, लेकिन जब खोखला गोला है तो जब हम आवेश देंगे तो वो केवल उसके सतह पर फैलेगा, क्योंकि अंदर तो खाली जगह है। तो अंदर जब बचे खाली जगह तो वहां पे आवेश हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश होगा केवल बाहर बाहर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं कि भैया जब गोला है तो उसके पास आयतन है, तो क्यों नहीं आयतन आवेश घनत्व की बात हो रही है। बात समझ पाए? क्योंकि अंदर तो खाली है, और अगर ठोस गोला भी होता, वो चालक होता, तो मेरे प्यारे बच्चों उस पे भी हम लोग इसी पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते, रो की बात हम लोग नहीं कर पाते। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सब, ठीक है। चलो तो चलो करते हैं। पहले मान लिया बाहर वाले बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो हमने जहां पे बिंदु पी लेना है मेरे प्यारे बच्चों, वहां से हमको एक घेरा बनाना है, उस घेरे का नाम है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ बन गया, ठीक है। अच्छा, जिसकी त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों इसके केंद्र से स्मॉल आर है, इस गोली खोल का त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बच्चों? सिग्मा है। अब हमको बिंदु पी पर क्या करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा, इतू छोटा सा क्या करेंगे? एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे, और उस क्षेत्रफल अवयव का जो दिशा होगा वो मेरे प्यारे बच्चों डी इधर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आवेश है इसके ऊपर फैले, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर होगा। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डीए की दिशा समान ही होगी, यानी कि थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री। बस कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं, और क्या, सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। चलो करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कि डी फाई ई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अरे भैया ये कौन सा थीटा है? थीटा, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। यस सर। डी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए हो गया। यस सर। डी फाई ई
ये हो जाएगा ई और इंटीग्रेशन डीए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमको टोटल फ्लक्स चाहिए। हमको क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स चाहिए। ये फाई ई है, तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई के। अरे अरे यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे थे भैया आप? पगला गए हैं का? चलो ठीक है, डी फाई ई। चलो, तो अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई डी ए, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ गया और अंदर बचा डीए। अच्छा, डीए क्या है? गॉसियन पृष्ठ का जो बच्चे क्षेत्रफल होता है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है बच्चों? ये त्रिज्या आर है, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास? डीए हो जाएगा 4 पाई r²। अरे बोलो हाँ या ना? इंटीग्रेशन डीए क्या बनेगा? 4 पाई r²। तो बस यहां पे हम लोग लिख लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई r² का। ठीक बात है? हाँ सर। तो हमको मेरे प्यारे बच्चों पहला इक्वेशन मिल चुका है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? फिर से वही कि फ्लक्स फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से बात करो। फ्लक्स बराबर, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो ई गुड़े 4 पाई r² बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। आप कहेंगे ओ माय गॉड सर, ये तो फॉर्मूला वही है जो बिंदु आवेश का फॉर्मूला था। तो हाँ बच्चे, कोई गोला है, उसको आपने आवेश दिया है, उसको बहुत दूर से देख रहे हो, तो वो बिंदु आवेश जैसा ही तो नजर आएगा। अरे बोल हाँ या ना? हाँ सर, बहुत सही सर। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले को हम एक और जैसा लिखना चाहते हैं। क्यों जी? क्योंकि हमारा मन कर रहा है। तो आ जाओ, अपने मन को समझाइए ना सर, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चे? देख, क्यू को मैं सिग्मा ए लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ, क्यू को मैं सिग्मा ए क्या हो जाएगा? उस गोली कोष का क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई R²। तो यही वैल्यू इसमें मैं डालना चाहता हूं। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई r² और नीचे r² है। आप कहेंगे वाह सर, 4 पाई से 4 पाई को मार डालो, मार डाला है। तो इज इक्वल टू क्या हुआ? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² बाई r²। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक और सूत्र हो गया सिग्मा के टर्म में। ठीक है, ये बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा बिंदु हम लोग लेते हैं उसके सतह पर। ठीक है, गोली पृष्ठ के सतह पर। तो उसके लिए क्या होगा? जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर हो जाएगा। चला दिखाता हूं, ये देख, जब हम लोग इसके सतह पे आएंगे तो ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लास्ट में हमने सूत्र देखा, उसी में स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर कर दो। तो बस हमारे पास जो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल R² है, स्मॉल आर भी कैपिटल R² हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कट्टी पिट्टी होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे हाँ जी हो जाएंगे। ये R² है। ठीक है, तो ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सतह पर है। क्या है बच्चों? सतह पर है। ठीक है, तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु सर, तीसरा बिंदु क्या बच्चों? अंदर, अंदर हम बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, मान ली यहीं पे अब फिगर बना ही देता हूं, क्या हम मैं जाऊं अंदर बाहर करने। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान ले ये हमारे पास केंद्र है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अगर मैं अंदर कोई बिंदु मान लो P ले लेता हूं, तो वहां से गॉस साहब कहते हैं कि भैया एक आपको बनाना पड़ेगा गॉसियन पृष्ठ, जो कि उस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ है पीला वाला। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो गई, लेकिन अंदर तो खोखला है ना। अंदर तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? खाली जगह है। तो खाली जगह तो Q0, Q0 तो E0, सिंपल सी बात है। तो अंदर मेरे प्यारे बच्चों E0 हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों इस वाले डेरिवेशन की। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूं आपको।
ऐसा फिगर बनाओगे। अब पहले वाले के लिए खोल के बाहर, तो ऐसा सुंदर सा फिगर बनाना, ये सारी बातें आपको लिख देना है। उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करोगे और हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग बच्चे Q की जगह पे हम सिग्मा जब डालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला भी प्राप्त कर लेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। सर जी बहुत सही। दूसरे जगह पे बच्चों जब हम r बराबर r रखेंगे तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन हमने कर लिया। अब ये सुंदर सुंदर साफ साफ आपको बच्चे नोट्स के तौर पे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, सब कुछ साफ साफ है। तीसरे जगह बच्चों जब हम अंदर बात करते हैं तो अंदर के लिए हमको पता कि Q ही 0 है जी, अंदर तो Q ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये तीनों डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमने 3 डेरिवेशन आज की क्लास में किया, ठीक है। ये पॉइंट लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए एक बार। किसी चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी सतह पर वितरित होता है, जिसके कारण किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये जो बातें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई भी थी और आप इसको बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर की। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सब कुछ हमने पढ़ लिया, यही लास्ट हमारे पास डेरिवेशन था गॉस नियम के अनुप्रयोग वाला, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी बातें हमने की सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके या आप लोग टाइप करके मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के द्वारा। कोई भी हमारा एक्सपर्ट ट्यूटर आपसे विद इन 60 सेकेंड ज्वाइन हो जाएगा और आप उससे अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं, ठीक है। तो इस सुविधा का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाभ जरूर उठाइए। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों को पसंद आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।